हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक के 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद आइटम्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए वाले आइटम्स को कॉलम बी वाले आइटम से मिलाना है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको कॉलम ए में क्या दिया गया है और कॉलम बी में क्या दिया गया है। कॉलम ए में ना आप लोग को टाइप ऑफ फोर्स दिया गया है कि फोर्स किस प्रकार का है, एंड उसका एग्जाम्पल आपको कॉलम बी में दिया गया है। आपको क्या करना है, टाइप ऑफ फोर्स से एग्जाम्पल को मैच करना है। जैसे कि सबसे पहला मस्कुलर फोर्स, तो ये किससे मैच होगा, ये सेकेंड कॉलम के बी वाले से मैच होगा। ए चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, मस्कुलर फोर्स का क्या एग्जांपल हो जाएगा कि एक बच्चा जो है वो अपने स्कूल बैग को उठा रहा है। उसके बाद अगला है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा ई वाले से, एक कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। उसके बाद अगला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स किससे मैच होगा, ए वाले से, एक क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। मतलब कि क्रिकेट बॉल जो है वो क्या कर रहा है, अपने आप रुक जा रहा है बाउंड्री लाइन को छूने से पहले। उसके बाद अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये किससे मिलेगा, सी वाले से, ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से जब फल गिरता है तो वो किसकी वजह से गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। एंड लास्ट क्या है, लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये किससे मिलेगा, ये मिलेगा डी वाले से, बैलून ड्रॉप्ड ऑन वूलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे नीचे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये आप लोग को बताना है। जैसे कि सबसे पहला है, ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, तो हम लोग को हमेशा उसका स्पीड चेंज करने के लिए, अगर हम उसका स्पीड चेंज करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उसको एक फोर्स चाहिए होगा तभी वो अपनी स्पीड को चेंज कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड ऑफ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से मान लीजिए एक बॉल है वो जो है रोल कर रहा है फ्लैट सरफेस पे, तो अगर वहां पे फ्रिक्शन रहेगा तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नहीं, उसका स्पीड बढ़ेगा नहीं, उल्टा उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। लास्ट है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ पे बोला गया है कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट अगर है तो और बहुत ही कम डिस्टेंस पे, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर अगर रखे गए हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, टू बैलून्स रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ आर ब्राउट नियर ईच अदर, व्हाट वुड हैपन एंड व्हाई। यहाँ पर बोला गया है कि दो बैलून्स को क्या किया गया है ना, एक ही वूलन क्लॉथ से रब किया गया है और दोनों को पास लाया जा रहा है, तो क्या होगा और क्यों होगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, व्हेन टू बैलून्स आर रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ दे गेट द सेम काइंड ऑफ चार्ज, सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर द बैलून्स विल पुश ईच अदर अवे। देखिए, जब दो बैलून्स को हम लोग वूलन क्लॉथ से रब करेंगे तो दोनों में एक ही तरह का चार्ज आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धक्का देते हैं। तो वही यहाँ पर भी होगा, क्या होगा कि जो बैलून्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे, दूर दूर भगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट सिंक्स बट व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट्स, एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब आप क्या करते हो, पानी से भरे एक ग्लास में एक सिक्का गिराते हो तब वो डूब जाता है, लेकिन वहीं पे जब उसी पानी में उसी ग्लास वाले पानी में जब एक बड़ा सा आप लकड़ी का टुकड़ा डालते हो तो वो तैरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, ए कॉइन सिंक्स इन वाटर बिकॉज इट इज डेंसर देन वाटर एंड इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपवर्ड बुओयंट फोर्स। A wooden block floats because it is less dense than water and the buoyant force balances its weight। यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक सिक्का जो है ना वो पानी में डूब जाता है, क्योंकि वो पानी से ज़्यादा डेंस होता है, एंड उसका जो वेट होता है ना वो ऊपर लग रहे बुओयंट फोर्स से भी ज़्यादा होता है। हम लोग जानते हैं कि पानी अपने आप से क्या करता है, एक बुओयंट फोर्स ऊपर लगाता है, लेकिन जो सिक्का का वेट है वो बुओयंट फोर्स से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ डूब जाता है। ए वुडन ब्लॉक फ्लोट्स बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर एंड द बुओयंट फोर्स बैलेंसेस इट वेट। देखिए, वहीं पे अगर हम लोग
ब्लॉक की बात करें तो वुडन ब्लॉक जो है ना वो क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है, तैरने लगता है, क्योंकि वो पानी से कम डेंस है और जो बुओयंट फोर्स है वो क्या करता है, उसके वेट को बैलेंस कर देता है। पानी जो बुओयंट फोर्स लगा रहा है और उसका जो वेट है, उस वुडन ब्लॉक का जो वेट है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके चलते वो क्या करता है, तैरता है। ना ऊपर ज्यादा फोर्स लगा ना नीचे ज्यादा फोर्स लगा, दोनों बैलेंस हो गया तो वो तैरने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स इट स्लोज डाउन, स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शंस। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि मान लीजिए अगर हम लोग एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते समय वो हल्का धीरे धीरे होते चला जाता है एंड फिर एक समय के बाद वो रुकता है, पल भर के लिए रुकता है, पल भर के लिए नहीं, उससे भी कम देर के लिए रुकता है एंड फिर वो नीचे आने लगता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, यानी कि जब वो बॉल ऊपर जा रहा होता है तब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होता है। एयर रेजिस्टेंस आल्सो एक्ट्स डाउनवर्ड, और एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो नीचे की तरफ ही लग रहा होता है। उसके बाद अगला क्या है, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, मतलब ऊपर चला गया, ऊपर से वो नीचे आ रहा है, उस समय उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, फिर से ग्रेविटी उस पर नीचे ही लग रहा होता है। और एयर रेजिस्टेंस अब उसके अपोजिट लगेगा, उसके मोशन के अपोजिट, तो वो नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। उसके बाद थर्ड है एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब कि जो अपने वो सबसे टॉप पॉइंट पे होगा, जब वो सबसे टॉप पॉइंट पे होगा तब उस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो देखिए उस पॉइंट पे क्या होता है, स्पीड बिकम्स जीरो फॉर अ मोमेंट, उस एक पल के लिए क्या होता है, स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है। बट ग्रेविटी स्टिल पुल्स द बॉल डाउनवर्ड, लेकिन ग्रेविटी फिर भी क्या करता है, बॉल को नीचे की तरफ खींचते रहता है। Sixth question है, a ball is released from the point P and moves along inclined plane and then along a horizontal surface as shown in figure 5.16। देखिए यहाँ पे आपको फिगर 5.16 में क्या दिखाया गया है कि एक बॉल को पॉइंट P से रिलीज किया गया है, वो एक इंक्लाइन प्लेन में पहले जाता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस में जाता है, जैसा कि आप लोग उस फिगर में देख भी पा रहे होंगे। इट कम्स टू स्टॉप एट अ पॉइंट A ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक पॉइंट A होगा, वहां पर जाकर के वो बॉल रुक जाता है। Think of a way so that when the ball is released from the same point P, it stops before the point A, और सेकंड है after crossing the point A। अब आपको क्या करना है ना, एक तरीका बताना है जिससे क्या हो, जब उस बॉल को रिलीज किया जाए तो वो पॉइंट ए से पहले रुक जाए, नहीं तो पॉइंट ए को क्रॉस करने के बाद रुके। दो अलग अलग क्वेश्चंस है, तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे टू मेक द बॉल स्टॉप बिफोर ए, यानी कि पॉइंट ए से पहले उस बॉल को रोकने के लिए क्या करना होगा, इंक्रीज फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, पुट सैंड, क्लॉथ और रफ मटेरियल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे। उससे क्या होगा, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सैंड डाल सकते हैं, बालू डाल सकते हैं, क्लॉथ यानी कि कपड़ा रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, या फिर कोई भी रफ मटेरियल अगर हम लोग रख देंगे तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जाते जाते क्या होगा, वो जो बॉल होगा वो रुक जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, और एड अ स्मॉल अपवर्ड स्लोप और सॉफ्ट ऑब्स्टेकल अ लिटिल बिफोर ए, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप क्या करोगे ना, वो जो स्लोप है उसको और भी थोड़ा सा ऊंचा कर दोगे, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक सॉफ्ट ऑब्स्टेकल मतलब छोटा सा कोई ऑब्स्टेकल आप लोग ए से पहले लगा दोगे, जिससे टकरा करके वो ए से पहले ही रुक जाए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है ना, ऐसा करना है कि वो ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही रुके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं डिक्रीज फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मेक इट स्मूथ, पॉलिश इट और यूज अ स्लिपरी शीट। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कम कर देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और कम करने के लिए हम लोग उसको चिकना बना देंगे, उसको पॉलिश कर देंगे, नहीं तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग कोई स्लिपरी शीट लग देंगे जो बहुत ज्यादा स्लिपरी होगा। तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन काफी ज्यादा कम हो जाएगा एंड बॉल जो है ए पर ही नहीं रुकेगा, ए को क्रॉस करके कहीं आगे जाकर के रुकेगा। और अगला है और रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस टू रिमूव एनी ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, और अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा पाथ पे तो उसको हम लोग हटा देंगे। मान लीजिए उस पूरे पाथ पे कहीं ऑब्स्टेकल होगा जिसके चलते वो ए पर रुक जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्स्टेकल को हटा देंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर लेते हैं तो वो बॉल उसी जगह पे नहीं रुक करके कहीं आगे जाकर के रुकेगा। आई होप बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, मैं आपको एक एक आंसर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड आप लोग जाकर के इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया गया है। बच्चों आप लोग ना प्लेलिस्ट सेक्शन पे जरूर जाइएगा, वहां पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड इस चैनल पे आप लोग को हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेसेस लाइक आइस और पॉलिश्ड फ्लोर्स, एक्सप्लेन। यहाँ पर बोला गया है
है कि कभी कभी हम लोग चिकने सरफेस पे स्लिप क्यों कर जाते हैं, फिसल क्यों जाते हैं। जैसे कि आइस का जब सरफेस होता है, बर्फ कहीं गिरा हुआ होता है वहां पर, या फिर कोई फ्लोर बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ है तो वहां पर हम लोग फिसल क्यों जाते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे वे स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश्ड फ्लोर्स बिकॉज फ्रिक्शन इज वेरी लो देयर। Friction is the force that gives grip to our feet. When friction is less, our feet cannot hold the surface properly, so we lose balance and slip. देखिए हम लोग के साथ क्या होता है ना, स्मूथ बहुत ही ज़्यादा चिकने सरफेस में हम लोग फिसल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइस का कोई फ्लोर है, कोई पॉलिश फ्लोर है, तो हम लोग वहाँ पर फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि हमारे फीट को, हमारे पैर को क्या कर सकता है, जकड़ के रखता है, ग्रिप बना के रखता है, पकड़ के रखता है। When friction is less, जब फ्रिक्शन कम होता है, our feet cannot hold the surface properly, तो हमारा जो पैर है ना वो कभी भी पूरे अच्छे तरीके से सरफेस को पकड़ नहीं पाता है, उस पर ग्रिप नहीं बना पाता है। So we lose balance and slip, एंड इसी के चलते क्या होता है, हम अपना बैलेंस जो है वो खो देते हैं एंड स्लिप कर जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब फ्रिक्शन कम होता है ना तो हमारा फीट जो है, हमारा जो पैर है वो सरफेस पे उतना अच्छा होल्ड नहीं बना पाता है, पकड़ नहीं बना पाता है, जिसके चलते हम लोग बैलेंस खो देते हैं एंड गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आंसर में लिखेंगे यस, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन स्पीड और डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग ए नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या किसी प्रकार का कोई फोर्स बॉडी पे लगता है जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब क्या होता है, जब स्पीड और डायरेक्शन जो है किसी बॉडी का चेंज होते रहता है, तो उस केस में क्या होता है ना, नेट फोर्स जो है वो बॉडी में हमेशा काम कर रहा होता है। इफ द स्पीड इज चेंजिंग ए फोर्स इज अप्लाइड अलॉन्ग और अपोजिट द मोशन। अगर स्पीड चेंज हो रहा होता है तो फोर्स जो है ना या तो बॉडी के उसका जो मोशन है, उस बॉडी का जो मोशन है उसी के अलॉन्ग, उसी की तरफ लगाया गया है, जिधर मोशन है उधर ही लगाया गया है, नहीं तो अपोजिट लगाया गया है। अगर उधर ही लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, बॉडी का स्पीड और भी ज़्यादा भाग जाएगा, और अगर हम लोग उसके अपोजिट लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का स्पीड जो आगे जाते जाते धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और अगला पॉइंट है इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग लाइक इन सर्कुलर मोशन। और मान लीजिए कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, तो एक फोर्स जो है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ हमेशा जो है फोर्स लगता रहता है। 9th क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम 1/6 of its weight on earth. What causes this change? Does the mass of the object also become 1/6 of its mass on the earth? यहाँ पर बोला गया है कि क्या होता है ना, किसी भी चीज का जो वेट है ना वो अर्थ के वेट से 1/6 हो जाता है मून पे जाने पे। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का वेट 36 है तो मून पे जाने के बाद उसका वेट जो है वो 6 हो जाता है, 6 न्यूटन हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और क्या मास के साथ भी वही होता है? अगर यहाँ पर कोई चीज जो है 36 किलो का है तो क्या वहां पर जाने के बाद, मून पे जाने के बाद वो 36 किलो का रहेगा या फिर 6 किलो का हो जाएगा? तो क्या वहां पर जाने के बाद भी वो 36 किलो की जगह 6 किलो का हो जाता होगा? मास के बारे में बात किया गया है। देखिए वेट और मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो वेट है ना उसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो मान लीजिए किसी चीज़ का वेट अर्थ पे 36 है तो उसका वेट मून पे जाने के बाद 6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। तो वही पूछा गया कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि अगर उसका वेट 36 तो उसका मास भी 36 होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उसका मास भी अगर 36 kg ही है तो क्या मून पे जाने के बाद, अर्थ पे उसका मास कितना है 36 kg, तो क्या मून पे जाने के बाद उसका वहां पर भी मास जो है वो 6 kg हो जाएगा? जैसे वेट 1/6 पार्ट हुआ वैसे ही यहाँ पे जो मास है क्या वो भी 1/6 हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे द मून्स ग्रेविटी इज वीकर देन द अर्थ अबाउट 1/6, दैट इज व्हाई द वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी बिकम 1/6 ऑन द मून। देखिए मून का जो ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, वो अर्थ से कम होता है। और कितना कम होता है? तो जितना अर्थ का है ना उसका 1/6 होता है मून का। इसी के चलते क्या होता है कि जो वेट है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है किसी भी बॉडी पे जो लग रहा है वो 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है मून के तुलना में, सॉरी अर्थ की तुलना में। मतलब मून पे जाने पर क्या होता है, अर्थ की तुलना में जो वेट होता है वो 1/6 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पावर क्या हो गया, 1/6 हो गया मून का अर्थ की तुलना में। बट द मास अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। लेकिन इसके चलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर है, यानी कि जो सामान है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं इट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स।
मतलब कि जो मास है वो आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे ना तो मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। भले वेट चेंज हो जाता है क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर है, उस पर सामान जो है वो कभी कम नहीं हो रहा है। और जब सामान कम नहीं हो रहा है उस पर जो जिस चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है, जब वो कम नहीं हो रहा है तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाओ, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कहीं भी आप यूनिवर्स में चले जाओ कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 and 3 of same size and shape but made of different materials are placed in water. They dip to different depths as shown in figure 5.17. If the weights of 3 objects 1, 2, 3 are W1, W2 and W3 respectively, then यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिखाया गया है, पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। तीनों का जो साइज है वो सेम है और जो शेप है ना वो भी सेम है, लगभग शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, लेकिन वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और उन्हें पानी में रख दिया गया है। तो क्या हुआ है, पानी में रखने के बाद वो अलग अलग डेप्थ से डूबे हैं, मतलब कोई ज़्यादा डूबा है, कोई उससे कम डूबा और कोई सबसे कम डूबा है, जैसे कि आप फिगर 5.17 में देख भी पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर तीनों ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ऐसा बताया गया कि पहले वाले का वेट W1 है, दूसरे वाले का वेट W2 है और तीसरे वाले का वेट W3 है, तो तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा वो आप लोग यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझिए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक चीज़ यानी तीनों का तीनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का है, सेम शेप का है, लेकिन अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा डूबा हुआ है ना वो उतना ज़्यादा भारी होगा। और यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि अगर जो जितना ज़्यादा भारी होगा उसका वेट उतना ज़्यादा होगा। तो इसी से समझ में आ रहा है कि 1 वाला जो है सबसे ज़्यादा डूबा हुआ, फिर 2 वाला उससे कम एंड 3 वाला सबसे कम। तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो वेट 1 का होगा वो ज़्यादा होगा वेट 2 की तुलना में, एंड जो वेट 2 का होगा वो वेट 3 से ज़्यादा होगा। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे आपको बुक एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 8 का सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उन प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगा एंड सॉल्यूशन वीडियो भी मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।